हेलो दोस्तों। हाल ही के समय में सीएपीएफ 2024 का रिटर्न का रिजल्ट आया। जिन भी बच्चों को नहीं हुआ वो बड़े उदास होंगे, मुझे पता है। ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। उदासी होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि नहीं होता। आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत किया, बिल्कुल लगता है आपको कि क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा। फेलियर इज अ नॉट अ अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। कोई भी फेलियर सक्सेस का पार्ट होता है। वो एक जर्नी होती है जिसमें आप चल रहे हो। उस जर्नी में कभी कभी फेलियर्स भी आएंगे, कभी आप थक जाएंगे, कभी आप काम नहीं कर पा रहे होंगे, किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको रुक के नहीं बैठ जाना है, आपको अपनी कोशिश को जारी रखना है। और अगली बार आप दुगनी गति से, दुगने पावर के साथ उसी काम को दोबारा करेंगे और सक्सेस को प्राप्त करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी, कहीं नहीं जाएगी। इसी के साथ मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके चैनल सीएपीएफ विद कुमार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कि सीएपीएफ के पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी साइंस के जिसमें हमने ऑलरेडी साइंस और इकोनॉमिक्स के जितने भी पीवाईक्यू है 6 ईयर के 2024 से लेके 2019 तक के कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक हम। अब इस सीरीज का थर्ड पार्ट ज्योग्राफी के सारे एमसीक्यूज को हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनको ईयर वाइज लेके जाते हैं, 2024, 2023, फिर 2022, इस टाइप से हम चल रहे हैं। इसी सीरीज में ज्योग्राफी के आज से हम क्लास शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कहीं से मुझे इस कंटेंट से हेल्पफुल हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही मैं अपने जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक अनाउंसमेंट और करके बता रहा हूँ कि अब से हमारे चैनल पे वीकली करंट अफेयर के क्लासेस आने वाले हैं, जिसमें हम पेपर 1 के जितने भी करंट अफेयर हुए हैं वीकली वाइज उनको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ पेपर 2 के लिए भी हम करंट अफेयर जितने भी हैं उनको डालेंगे। और उसके साथ साथ एक इनोवेटिव तरीके से मैं पेपर 2 को अप्रोच करने वाला हूँ, जिसमें मैं जीरो से लेके, जैसे किसी स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसे होता क्या है, कैसे लिखना है, क्या मेन बॉडी होती है, क्या इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए, कि भाई ऐसे को पॉइंट फॉर्म में लिखें या लैंग्वेज फॉर्म में लिखें, किस टाइप से लिखें, ये सारी बातों से एकदम जीरो से शुरू करके मैं ऐसे की क्लासेस लाने वाला हूँ। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आप बेफिक्र रहिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ्यूचर में ऐसी चीज़ें मिलती रहें। ताकि चलिए अब ज़्यादा समय खराब नहीं करते, सीधे आज के कंटेंट पे चलते हैं और आज के 2024 के क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। 2024 के आज के हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब से हमारे जितनी भी सब्जेक्ट की बची हुई पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस दोनों को दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखे जाएंगे। हालांकि मैं पढ़ूंगा इंग्लिश वाले को भी, हिंदी वाले को भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक्सप्लेनेशन तो मेरे शुरू से ही हिंदी में आते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर सोल्यूशन जो पीछे दिए होंगे तो वो इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, इतना आप एडजस्ट कर लीजिए। बाकी मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को रख दिया और मैं कोशिश करूंगा उनको पढ़ भी सकूं। चलिए सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। निम्नलिखित में से किस ऊष्मा स्थानांतरण क्रिया विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले नॉट आइडेंटिफाई किया, नहीं को आइडेंटिफाई किया। अब देखते हैं चालन। तो चालन में हमें पता है कि टच, सरफेस का टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा नहीं। और दूसरा, कंडक्शन के बारे में एक चीज़ और जानते हैं कि ये सॉलिड्स में होती है। किस में होती है? सॉलिड्स में। जबकि कन्वेक्शन, ये भी टच के जरिए हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन ये लिक्विड्स और गैस में होती है। किस में होती है? लिक्विड्स एंड गैसेस में होती है। ठीक। जबकि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड है। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड है। और ये किस में होती है? ये इसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चालन वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, संवहन नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? विकिरण। विकिरण क्या है हमारा आंसर है। 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिटाइज एन इवेंट दैट ऑकर्स व्हेन अ सन अपीयर टू रीच मोस्ट नदरली और सदरली इज करेक्ट। एक और हिंदी में देख लेते हैं। आयनांत एक ऐसी घटना है जो तब घटित होती है जब सूर्य सर्वाधिक उत्तर या सर्वाधिक दक्षिण दिशा में पहुंचता हुआ प्रतीत होता है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन के ऑप्शनों पे जाने से पहले मैं एक बार ये दिखा देता हूँ ये होता क्या है। देखो, ये है हमारी अर्थ। अब जब भी ये अर्थ के बीच में क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर है, ऊपर हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री पे, 23.5 पे। और नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23 पे, सदर्न पार्ट है। तो ये कह रहा है कि जब यहाँ साउथ में जाए इसको नदरली बोल रहे हैं। जब से सबसे ज़्यादा साउथ में जाए तो सदरली, सबसे ज़्यादा नॉर्थ में जाए तो नदरली। हमें पता है इसके बीच में ही हमारा साउथ क्या करता है? थ्रू आउट द ईयर घूमता रहता है, यहीं पे रहता है।
तो जब भी सन हमारा क्या करता है कि इक्वेटर के ऊपर होता है, तब उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, इक्विनोक्स की कंडीशन। कौन सी कंडीशन, इक्विनोक्स। जब साउथ में होता है हमारा, साउथ में होता है तो क्या होता है, विंटर सॉलिटिक्स। और जबकि नॉर्थ की ओर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, तब बनता है समर सॉलिटाइस या समर सॉलिटाइस बनता है। देखो तो अब ऑप्शंस को एक बार पढ़ते हैं। द विंटर सॉलिटाइस टेक्स प्लेस ऑन द जून 21 इन बोथ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये बोल रहा है कि 21 जून को दोनों जगह होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक, कि दोनों जगह नहीं हो सकता। अब इसमें भी क्या बात कर रहा है, बोथ दी नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये भी नहीं हो सकता, तारीख कोई भी हो, एक ही चीज दो जगह पे कैसे हो सकती है। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए और बी गलत है। तीसरा देखते हैं, द समर सॉलिटाइज ऑकर्स इन दी नदर्न हेमिस्फीयर ऑन जून 21। कब हो रहा है, जून 21। ये बिल्कुल अभी हमने देखा, कब हो रहा है, जून 21 समर में। नदर्न एरिया में कब हो रहा है, 21 जून को। जबकि सदर्न एरिया में कब हो रहा था, दिसंबर 21 को। तो इसमें सीधा सीधा अपन को क्या आंसर मिल गया कि भाई सदर्न में कितना, 21 दिसंबर, और नदर्न में कब, 21 जून को, जो अभी हमने पीछे देखा था। हिंदी में भी करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन, जो अभी हम यहाँ से देख के आए थे। इसलिए अब हमें चौथा ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन से रिगार्डिंग है। अब देखो पहला ऑप्शन है, सिंस द अर्थ रोटेट बाई 15 डिग्री ईच आवर्स टाइम जोन्स नॉर्मली डिफर बाई 1 आवर्स। अब ये बोल रहे हैं कि अर्थ हर एक घंटे में 15 डिग्री के आसपास रोटेशन करती है। अब ये 15 डिग्री का जो आंकड़ा आया वो कैसे आया हमारे पास, तो हमें पता है कि 24 आवर्स में अर्थ कितना रोटेट करती है, पूरा रोटेट करती है, पूरा मतलब 360। तो हमारा क्या हुआ कि 24 आवर्स में कितना रोटेशन हुआ, 360। तो हम जब जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है एक घंटे में 15 डिग्री का रोटेशन होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डेज चेंजेस एडवांसिंग अ डे टू ईस्टवर्ड एंड ड्रॉपिंग बैक अ डे फ्रॉम वेस्टवर्ड। तो ये जो बात बोल रहा है ये जस्ट अपोजिट है, जो कंसेप्ट है उसके जस्ट अपोजिट है। कंसेप्ट क्या कहता है कि हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे, कब जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट जाएंगे, तो डे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डे प्लस हो जाएगा, एक डे प्लस हो जाएगा। और जब भी हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो डे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई, ये बोल रहा है ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो डे प्लस हो जाएगा, और वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो डे माइनस हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब दो जैसे ही गलत कर दो, सबसे पहले दो को गलत कर दो और एक हमारा सही है, तो हमें एक बात तो श्योर हो गई भाई कि भाई एक हमारा सही है, तो आंसर इन दोनों में से ही हो सकता है, ये वाला भी आंसर हो नहीं सकता। ठीक, एक के साथ हम इसे वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि पहला जैसे ही सही हुआ तो हमारा 3 बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि इसमें 1 नहीं है। ठीक है, अब सोचते हैं कि डे लाइट सेविंग टाइम एडवांसेस द क्लॉक बाई 1 आवर्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब ये करेक्ट होने के बाद हमें पता चल गया 1 और 3 एक ही ऑप्शन में, किसमें, सी ऑप्शन में। तो आपको एग्जाम में कोशिश करना है कि इसी टाइप से एग्जाम्स, इसको बोलते हैं एग्जाम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, आपको इसी को डेवलप करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी चीज पे कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ऑप्शंस के साथ प्ले करेंगे कि ऑप्शंस क्या कर रहे हैं हमारे साथ ना, या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हमारा ऑप्शन का सही बैठ रहा है, तो उसके जरिए भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जब भी हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस टाइप से किस तरीके से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सीखे कि भाई ऑप्शन को यूज करके कैसे आंसर को निकाला जाए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज करेक्ट। भारत के प्राणीजात संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हैज बीन नोटिस्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। सबसे पहले तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या है, ऐसी जगह जहां पे ना बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और कौन किस टाइप की, एंडेमिक टाइप की, वहीं की लोकल टाइप की ज्यादा है। ठीक है, तो वैसी जगह को हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। तो ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। पहला वाला स्टेटमेंट, भारत में जैव विविधता के प्रमुख स्थल हॉटस्पॉटों में उच्च स्तर की स्थानिकता देखी गई, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑफ द टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया द सुंदरबन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द नॉनकरेक हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। तो ये बोल रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अपने इंडिया में है उनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जा रही है, सुंदरबन में, और सबसे कम कहाँ पाई जा रही है, नॉनकरेक में। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लार्जेस्ट वाला है ना तो वो वेस्टर्न घाट में, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, तो इस वजह से ये हमारा गलत है। तो ये वाला गलत होते ही तो हमें पता चल गया कि ये आंसर हमारा हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और पहला वाला ऑप्शन पहले से ही सही है। तो आंसर क्या हो गया, ओनली 1 करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने जाने से पहले आपको ये बता दूं कि भारत में कुल कितने इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। 4 हैं, हिमालय रेंज वाला, इंडो बर्मा वाला रेंज वाला, तीसरा है सुंदरबन, चौथा है वेस्टर्न घाट। ये 4 हमारे इंडिया में क्या है, वो बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ विंड। तो सिंपल पहले ही बोल दिया उन्होंने कि टाइप ऑफ विंड पूछा, उन्होंने कैरेक्टर दे दिया, उसके बाद बोला कि विंड कौन सी बताओ। दे ऑकर एट अपर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर, सबसे पहले अपर लेवल पे पाया जाता है, तो अपर लेवल पाया जाता है तो हमने विंड्स पढ़ी है, तो हम सिंपली एक चीज तो पकड़ गए कि अपर लेवल पे कौन सी विंड्स होती हैं, कि भैया हमें एक अच्छे से पता है, या तो फिर वो कौन सी विंड होगी, जेट स्ट्रीम होगी या जियोट्रॉपिक होगी। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज नहीं होने वाली क्योंकि ये सरफेस पे अपर लेवल पे नहीं है, तो इन दोनों को हटा दो सबसे पहले। आपने खूब पढ़ा है वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के बारे में, तो ये नहीं हो सकता, पहले वाले समय इतनी जानकारी तो मिल गई। दूसरा देखो, दे आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस, अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड दी कोरोलिसिस फोर्स, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन देखो। फिर बोलता है व्हेन द फोर्सेस बैलेंस एयर मूव्स एट अ राइट एंगल टू प्रेशर ग्रेडियंट पैरेलल टू आइसोबार्स। हिंदी में एक बार देख लेते हैं, एक प्रकार की पवन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, ये वायुमंडल में ऊपरी सतहों पर घटित होते हैं। एकदम सही स्टेटमेंट जो है, इससे हमें ये पता चल गया इन दोनों में से आंसर होने वाला है। वे दो बलों से प्रभावित होती है, दाब प्रवणता और कोरोलिसिस बल। ठीक, जब ये संतुलन में होते हैं तब वायु समदाब रेखाओं के समानांतर दाब प्रवणता के समकोण पर प्रभावित होती है। अब देखो इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी से कैसे लाइन उठा गया। यहाँ पे देखो, when the isobar is straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and resultant wind blow parallel to isobar. This wind is known as geotropic. अब देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ, कौन सी विंड है ये, जियोट्रॉपिक। तो इन दोनों में से हमें पता था आंसर होने वाला, तो आंसर क्या है हमारा बी, जियोट्रॉपिक विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम सीधे, वेयर डर पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। अब एक लाइन में आंसर बताऊं उसका, रीजन इन हाई एल्टीट्यूड में होता है। और किस टाइप के वनों में होता है ये, तो टैगा फॉरेस्ट में होता है, टैगा फॉरेस्ट। अब ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में। ज्योग्राफी और साइंस की सबसे प्यारी बात पता है क्या है, कि या तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, नहीं तो पीवाईक्यू से आएगा। इन दो के अलावा कोई सोर्स ज्योग्राफी और साइंस के लिए आपको फॉलो करने के लिए नहीं चाहिए, साइंस और जियोग्राफी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इन दो सोर्सेस के लिए आप आंख बंद करके इन्हीं दो चीजों पर फोकस कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेबुलर हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इज करेक्ट। सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए निहारिका परिकल्पना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। अब देखो, नेबुलर हाइपोथेसिस सोलर सिस्टम के ओरिजिन से रिलेटेड। अब एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में चैप्टर शुरू होता है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, वहीं पे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में जहाँ पे क्या लिखा हो, एट द रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड एक्सपेंशन डिस्क इज फॉर्म्ड विद द मैटर कंसंट्रेटेड इन सेंटर। एक ही ऑप्शन है, सीधे एनसीईआरटी की लाइन से। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आ रहा है हमें क्वेश्चन बनाना ना, हमें ज्ञानी तो बनना नहीं, हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन जहां से आ रहा है हम उसी सोर्स को क्या करेंगे, ढंग से कंप्लीट करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इफ इट इज 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द डेट इन हवाईयन आइलैंड एंड अलास्का। अब देखो इस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये क्या है। जैसे ये हमें पता है कि ये वाला इलाका कौन सा इलाका है, न्यूजीलैंड का। हवाईयन वाला इलाका इधर है, और इसके जस्ट ऊपर क्या है, अलास्का का इलाका है। दोनों यूएसए के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं, यूएसए के अंडर आते हैं। अब देखो, अब इसके बीच में पड़ती है डेट लाइन, तो हमें अच्छे से पता है कि जब भी हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, तो डे क्या होता है, एक डे प्लस हो जाता है। हमें पता है ना ये चीज। तो यहाँ 31 हो रही है, तो वहां क्या होगा, तो वहां 1 जैन हो जाएगा, माफ कीजिएगा 1 जैन हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब जितने भी ऑप्शन देंगे घुमा फिरा के कुछ भी बातें बोली गई उसमें, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे देखो इंटरनेशनल डेडलाइन का कंसेप्ट भी दिया हुआ है, 24 टाइम जोन्स में बांटता है, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू हेल स्टोन इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले नॉट को आइडेंटिफाई करो। ओलो के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहले नॉट। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, देयर फॉर्मेशन यूजली अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो ये क्या बोल रहा है कि मानसून सीजन में मुख्यतः क्या होता है, हेल स्टोन मतलब ओलावृष्टि होती है। तो यार हमने इतना, हम भी रह रहे हैं तो हमने देखा है कि क्या ओले सिर्फ और सिर्फ मानसून सीजन में ही गिरते हैं। तो हमें बहुत अच्छे यार ये ऑप्शन गलत है, और पूछा क्या है, गलत ही पूछा। तो पहले ही स्टेटमेंट को हमें पता चल गया कि भाई बाकी 3 आते या नहीं आते, लेकिन पहला वाला गलत है। सीएपीएफ के पेपर में खास बात ये है कि 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आप सिंपली सिर्फ सोच लो कि डे टू डे लाइफ को लेके सोच लो, अच्छा यार ये तो हो ही नहीं रही, तो आपको उन 4-5 क्वेश्चनों को आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। उसी टाइप का एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
बाकी इन ऑप्शनों को देख लेते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद डेंस क्यूकुलिम्बस क्लाउड्स, ये घने कपासी वर्षा मेघों से संबंधित है। रेन डेड फॉर्म एट वार्मर अपर लेयर सॉलिडिफाई इनटू टिनी आइस प्लेट्स हेलस्टोन इन लोअर सब फ्रीज लेयर। हेलस्टोन हैव मल्टीपल कंसेंट्रिक आइस। अब ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से गया? एनसीईआरटी से। फिर वही एनसीईआरटी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्लीटली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, आप चाहो तो देख सकते हो। समटाइम ड्रॉप्स, और वो देखो वो स्टेटमेंट एक लाइन जो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती है। हेलस्टोन्स हैव अ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर ऑफ आइस ऑन कवर द अदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उन्होंने ओशन करंट से पूछा हुआ है, और वो कहाँ पे फ्लो करती हैं, कहाँ पे वो पाई जाती हैं। तो पहला पूछा है क्यूरोशियो। क्यूरोशियो कहाँ पे पाई जाती है? हम सबको बहुत अच्छे से पता है क्यूरोशियो कहाँ पाई जाती है, पैसिफिक ओशन में। ये हमने पढ़ा हुआ। क्यूरोशियो कहाँ पाई जा रही है? पैसिफिक ओशन। अब जैसे ही हमें क्यूरोशियो पता चला तो एक बात तो शेयर होगी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत है। दूसरा पूछा अगुलास, तो अगुलास कहाँ पाया जाता है? ये भी हमें पता है, इंडियन ओशन में पाया जाता है, उधर जापान की तरफ। ठीक, तो अब माफ कीजिएगा, जापान की तरफ नहीं पाया जाता, ये इंडियन ओशन में पाया जाता है। मैं आपको ये क्यूरोशियो पाया जाता है पैसिफिक ओशन में, जापान की तरफ, और एगोलास ये नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखो ये गया, हमें इन दोनों में आंसर होने वाला है। सेकंड वाले का ऑप्शन क्या है? 4, तो एक ही ऑप्शन में है 4। कौन सा? ऑप्शन डी में। तो आंसर क्या हो गया? डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ, अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे ये रही अगुलास इंडियन ओशन में, और वो रही वहाँ पे क्यूरोशियो, ये रही, ये दोनों की दोनों दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज पार्ट ऑफ द रॉक साइकिल? रॉक साइकिल का कौन सा पार्ट है? लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म, सॉलिडिफिकेशन, ये तीनों के तीनों पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सेल चक्र का हिस्सा है? शिलीभवन, कायांतरण, पिंडन। कभी कभी हिंदी के वर्ड देख के ऐसा लगता है कि क्या ही वर्ड बना दिए, कौन इनको ट्रांसलेशन करने के लिए बैठता है कि भाई समझ में ही नहीं, ऐसी चीज पूछ लो। ठीक, तो ये तीनों के तीनों क्या है? सेल रॉक साइकिल के पार्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी। ठीक, अभी देखो यहाँ पे लिया हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो मैग्मा में कन्वर्ट होती हैं, किस प्रोसेस के जरिए? सॉलिडिफिकेशन से। और जो इग्निस रॉक होते हैं वो कन्वर्ट होती है वेदरिंग और इरोजन के जरिए सेडिमेंट्री रॉक्स में। और सेडिमेंट्री रॉक्स लिथिफिकेशन के जरिए सेडिमेंट में कन्वर्ट हुई, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनेंगी। सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिज्म के जरिए मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे। और ये साइकिल है, ये चलता रहता है, ऐसा गोल 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 चलता रहता है। ठीक है, इसी टाइप से रॉक्स रिसाइकिल करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के टेम्परेचर के रिगार्डिंग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ डिटरमाइंड बाई नेट रेडिएशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कितना रेडिएशन प्राप्त हुआ नेट में, उससे डिटरमाइंड होता है कि अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर क्या होने वाला है। तो ये सही। द नेट रेडिएशन प्रोड्यूस अ रेडिएंट एनर्जी फ्लो डेट कैन हीट और कूल अ सरफेस। बिल्कुल सही बात है, उसी से जो एनर्जी निकलेगी उसी से तो हीट और कूलिंग का काम होगा। ये बात भी सही है, दो ऑप्शन एकदम सही होगा। तीसरा देखते हैं, नेट रेडिएशन बैलेंस इज यूजुअली पॉजिटिव ड्यूरिंग द डे टाइम। ये बात भी बिल्कुल सही, डे टाइम पे पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये वाला तीनों ऑप्शन सही है। द सॉइल सरफेस लूजेस एनर्जी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द डे टाइम, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो काली मिट्टी है वो जितनी भी जिनके लिए ज़्यादा वाटर चाहिए वो उनको उगाने के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि पैडी के लिए हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हम उनके लिए काली मिट्टी में उनकी उत्पादकता काफ़ी बढ़िया हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्लैक सॉइल कैन रिटेन अ मॉइस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि भैया पानी नहीं बरसा तो क्योंकि वो मॉइस्चर को रिटेन करके रख ले रही है, इसीलिए वो जो जितनी भी जिनको ज़्यादा रेन की ज़्यादा वाटर की जरूरत होती है वैसी फसलों के लिए बढ़िया है। अब देखो, विद रिगार्ड द स्टेटमेंट गिवन अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ तक सही है। एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि भाई उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की वजह से ही वो अच्छी है, किसके लिए? जिनके लिए रेन ज़्यादा रिक्वायर होती है वैसी वाली फसलों के लिए। ठीक, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ अभी है, ब्लैक सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इसलिए मैंने पीछे एनसीईआरटी के कट्स रखे हुए हैं कि भाई ये देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट आ गया, नॉट को आइडेंटिफाई करो, अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिसुला। तो निम्नलिखित में कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? अब इसको देखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा क्या है? अरब प्रायद्वीप है।
अरेबियन पेनिसुला। अब इसमें कौन सी कंट्री आ रही है? सऊदी अरेबिया आ रहा है, यमन आ रहा है, ओमान आ रहा है, कतर आ रहा है, यूएई आ रहा है, कुवैत आ रहा है। कुवैत कहाँ है? यहाँ पे। ठीक, अब देखो, कुवैत है, ओमान है, यमन है, लीबिया नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? लीबिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? लीबिया। मैपिंग के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बार 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 बार। ठीक, तो हम जो करंट अफेयर करने वाले हैं उसमें, तो मैं वीकली जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस रही हैं उनको मैप पे आपको दिखाने का काम भी करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इट इज सिचुएटेड अलोंग द इंडियन ओशन, इट एक्सपीरियंसेस रेन ड्यूरिंग द विंटर मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। ये हिंद महासागर के किनारे पे स्थित है, इसकी सर्दियों के माह में दिसंबर और जनवरी में वर्षा होती है। अब देखो, पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इसका साउथ कोस्ट की इस तरफ की बात की जा रही है, तो ये इंडियन ओशन से तो लग रहा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो एकदम हमारा करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? इट एक्सपीरियंस रेन ड्यूरिंग द विंटर मंथ, तो ये कह रहा है कि ये रेन कब एक्सपीरियंस करता है? विंटर मंथ ऑफ। अब यहां तक तो स्टेटमेंट सही होता, लेकिन इन्होंने बोला दिसंबर एंड जनवरी, तो यहाँ पे दिसंबर एंड जनवरी में सर्दी नहीं पड़ती, यहाँ गर्मी पड़ती है, समर होता है यहाँ पे, तो इस वजह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक, अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही हम 2024 के जितने भी PYQs हैं ज्योग्राफी की वो कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? जितने भी 2023 के PYQs हैं उनको करेंगे। अगर आपको PYQ की PDF चाहिए तो आप सिंपली मेरे चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे CAPF विद कुमार में, वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएंगी। और जितने भी अपडेट फ्यूचर्स के लिए मैं जो भी काम करने वाला हूँ उसकी अपडेट्स भी वहीं पे आती है, तो आप सीधे जाके वहाँ पे उन अपडेट्स को भी ले सकते हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो अनाउंसमेंट थी कि हम करंट अफेयर का वीकली क्लासेस लेके आने वाले, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बढ़िया तरीके से आपको जितने भी करंट ओरिएंटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो सबके सब करवाई जाएगी, जिसमें हम न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही पीआईबी से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी रहेंगी वो सारी की सारी को मैं ऑलरेडी कवर करके दूंगा, तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्पफुल लग रहा हो,